स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स सीरीज। आज हम बीए बीएससी सिक्स सेमेस्टर की बुक रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज 4.1 का लेक्चर सेकंड देखेंगे। तो हम बेसिक ही कर रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है जो बेसिक का ही वो हम करेंगे। तो इसके अंदर हमारा क्या है, पहला जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सीरीज़ करवाई थी ना, जो 4 ईयर सीरीज़ थी, पहले आप लेक्चर 1 देख के आना, फिर देखना ये ओके। तो 4 ईयर सीरीज़ मैंने आपको जब डायरेक्ट लर्न करवाई थी, क्योंकि क्वेश्चंस में तो हर एक क्वेश्चन में वो यूज़ होगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो 4 ईयर सीरीज़ में मैंने आपको ये वैल्यू लर्न करवा दी थी ना, ए नोट ए एन बी एन, ये वैल्यू हमारी कैसे आई हैं, उनको हम डिटरमाइन करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ फोरियर कोफिशिएंट्स, यही तो कोफिशिएंट होते थे ए नोट ए एन बी एन, मैंने आपको बताया था। और इनको क्या भी बोलते थे, इनके फॉर्मूला को यूलर्स फार्मूला। तो डिटरमाइन करना हमें फोरियर कोफिशिएंट या फिर यूलर्स फार्मूला को। द फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन एफ एक्स इन द इंटरवल सी से सी प्लस टू पाई कैन बी रिटर्न एज, हम कैसे लिख सकते हैं इसको, एफ एक्स इक्वल टू ए नोट बाई टू प्लस समीशन एन इक्वल टू 1 to infinity ए एन कोस एन एक्स प्लस समीशन एन इक्वल टू 1 to infinity बी एन साइन एन एक्स। हेयर फोरियर कोफिशिएंट्स आर ए नोट ए एन बी एन, और इन्हीं की वैल्यू हमें निकालनी है। ये सीरीज़ तो मैंने आपको लर्न करवा दी थी कि ये होती हैं, और ए नोट ए एन बी एन हमारे आगे थे, ये हमें लर्न कर लिए थे। आज मैं आपको बताऊंगी कि ये वैल्यू किस तरीके से आई हैं, ठीक है। इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर वी अज्यूम दैट द सीरीज ऑन द राइट हैंड साइड इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, देयरफॉर इट कैन बी इंटीग्रेटेड टर्म बाय टर्म इन द गिवन इंटरवल। क्या बोला इन्होंने कि जो ये 4 ईयर सीरीज़ थी उसके अंदर मैंने आपको एक 3 टर्म्स बताई थी कि जो फंक्शन है वो रियल वैल्यूड होगा, इंटीग्रेबल होगा, और एक फाइनाइट इंटरवल पे डिफाइन होगा। ये सीरीज़ थी जिसमें ये वैल्यू आई थी, और इन वैल्यू को हम डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि ये टर्म्स है हमारे पास। तो क्या बोला इन्होंने कि हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, ए नोट की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। इसके अंदर क्या कर देंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे सी से सी प्लस टू पाई, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड सी से सी प्लस टू पाई, यहाँ भी सी से सी प्लस टू पाई, एफ एक्स डी एक्स हो गया सी से सी प्लस टू पाई डी एक्स, सी से सी प्लस टू पाई डी एक्स, सी से सी प्लस टू पाई डी एक्स। ये टर्म अलग अलग करके लिख दी, ठीक है। इसमें भी अलग ही है, तो हमने ये लिख दिया इस तरीके से, ए नोट बाय टू सी से सी प्लस टू पाई डी एक्स समीशन है एन इक्वल टू 1 to infinity, हम बाहर लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है जो लिमिट है वो एक्स के रिस्पेक्ट में है, तो जो एन की टर्म है वो हमने बाहर लिख ली, ए एन बाहर आ गया। लिमिट सी टू सी प्लस टू पाई कोस एन एक्स डी एक्स बी एन, समीशन भी बाहर आ गया, होल का समीशन हमने बाहर ले लिया सी टू सी प्लस टू पाई साइन एन एक्स डी एक्स, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कल क्या करवाया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि अगर सी से सी प्लस टू पाई है या तो कोस हो या फिर साइन हो, तो उसका आंसर क्या होता है हमारा, ज़ीरो होता है। ये वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको करवाई थी। तो यहाँ पे मैंने बोला था ना डायरेक्ट यूज़ हो जाएंगी, तो ये ज़ीरो हो गया, यहाँ पे ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये वैल्यू हो गई ए नोट बाई टू। और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे डी एक्स का, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो सी प्लस टू पाई माइनस सी आ जाएगा, दैट इज़ टू पाई। तो हमारी ये टर्म आ गई, टू से टू कैंसिल हो गया, तो ए नोट पाई आ गया, ठीक है। सी से सी प्लस टू पाई एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए नोट पाई। ए नोट की वैल्यू निकालनी है ना, क्योंकि यही तो है हमारा यूलर्स फॉर्मूला के लिए ए नोट या फिर कोफिशिएंट हमारा। तो ए नोट क्या होगा, 1 बाई पाई सी से सी प्लस टू पाई एफ एक्स डी एक्स। तो ये होता है हमारा किसका फॉर्मूला, ए नोट का फॉर्मूला, ए नोट का यूलर्स फॉर्मूला, ठीक है। ये था हमारा ए नोट। जब हमें ए नोट की वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड बस इंटीग्रेशन लेते हैं सी से सी प्लस टू पाई का। जब हमें ए एन के लिए करना होता है तो हम क्या करते हैं, तो पहले दोनों साइड कोस एन एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं फिर इंटीग्रेशन करते हैं। अगर हमें बी एन के लिए निकालना तो पहले हम साइन एन एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं फिर इंटीग्रेशन करते हैं, और बिल्कुल ईजी है ये हमारा, ठीक है। टू फाइंड ए एन, देखो अब मुझे क्या निकालना है, ए एन निकालना है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय कोस एन एक्स। दोनों साइड पहले कोस एन एक्स करेंगे तो एफ एक्स कोस एन एक्स ए नोट बाई टू कोस एन एक्स समीशन एन इक्वल टू 1 to infinity ए एन कोस एन एक्स इंटू कोस एन एक्स समीशन एन इक्वल टू 1 to infinity बी एन साइन एन एक्स इंटू कोस एन एक्स। ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे, वही सेम लिमिट सी से सी प्लस टू पाई वी है सी टू सी प्लस टू पाई एफ एक्स कोस एन एक्स ए नोट बाई टू सी टू सी प्लस टू पाई कोस एन एक्स डी एक्स हमारा हो गया ये वाली टर्म, प्लस सी टू सी प्लस टू पाई समीशन एन इक्वल टू 1 to infinity ए एन कोस एन एक्स डी एक्स सी टू सी, बस सिंपल बात है कि सी टू सी प्लस टू पाई और डी एक्स लिया है दोनों साइड, ओके।
उसके बाद क्या है, उसके बाद मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर रिजल्ट्स भी कराए थे, इसलिए मैं बोल रही हूँ पहले लास्ट लेक्चर करके आना, बहुत यूज़ होगा। हर एक लेक्चर कनेक्टेड होगा इस चैप्टर का, अगर आप पिछला एक भी लेक्चर स्किप करेंगे तो फिर दिक्कत होगी आपको। ओके, फिर हमने रिजल्ट पढ़े थे कि सी से सी प्लस टू पाई कोस एन एक्स हो तो क्या होगा, सी से सी प्लस टू पाई कोस एन एक्स अगर ये एंगल सेम हो तो क्या होगा, साइन एन एक्स कोस एन एक्स हो तो हमारा क्या होगा। इस तरीके से सारी वैल्यू पढ़ी थी। अभी ये तो मैंने बताया था, अभी दिखाया था ज़ीरो होगा। अगर ये एंगल अलग अलग होते थे तो हमारा ज़ीरो होता था, और सेम होते थे तो पाई होता था, वो साइन हो या फिर कोस हो, राइट। और साइन कोस है और एंगल सेम है, साइन कोस है और हमारा एम हो या तो दोनों एम हो या दोनों है ना, तो भी हमारा क्या होता है, ज़ीरो होता है। कोस कोस हो तो भी हमारा ज़ीरो होता है अगर एम इक्वल टू एन नहीं है, और अगर हमारा साइन साइन हो तो भी हमारा ये ज़ीरो होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये तब इक्वल होते हैं जब हमारा कोस कोस और साइन साइन और एम और एन इक्वल हो, मतलब कि कोस स्क्वायर एन एक्स और साइन स्क्वायर एन एक्स का आंसर होता है ये पाई। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें लर्न होनी चाहिए, राइट। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दी थी, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे सारी पुट कर देंगे, तो पुट करने से हमारी ये टर्म बन जाएगी ए एन पाई। तो ए एन पाई आ गया हमारा, ये जो ये टर्म थी इसके इक्वल ए एन पाई आ गया। तो ए एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1/पाई सी से सी प्लस टू पाई एफ एक्स कोस एन एक्स, तो ये आ गया। ठीक है, सिमिलर अगर मुझे बी एन की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगी, पहले इस पूरी इक्वेशन को साइन एन एक्स से मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, हर जगह साइन एक्स, और फिर इंटीग्रेशन कर देंगे सी से सी प्लस टू पाई का। पहले साइन एन एक्स से मल्टीप्लाई करी, फिर इंटीग्रेशन किया सी से सी प्लस टू पाई, हमारा ये आ गया। ठीक है, फिर देखो हमारा क्या है, ए नोट बाई टू सी से सी प्लस टू पाई साइन एन एक्स डी एक्स, सी से सी प्लस टू पाई ए एन साइन एन एक्स कोस एन एक्स साइन एन एक्स हो गया हमारा। देखो ये वाली वैल्यू तो हमें पता है ज़ीरो होती है, कोस हो यहाँ है फिर यहाँ साइन हो, सी से सी प्लस टू पाई के इंटरवल में ज़ीरो होती है, तो ये वैल्यू ज़ीरो होगी। ठीक है, उसके बाद साइन स्क्वायर वाली टर्म भी ज़ीरो होती है हमारा, साइंस हाँ नहीं, जब हमारा n इक्वल टू एम हो दैट इज़ हमारा साइन स्क्वायर टाइप की टर्म हो या फिर को स्क्वायर टाइप की टर्म हो, जैसे यहाँ पे n और m इक्वल है ना, मतलब ये को स्क्वायर टाइप की टर्म है तो भी हमारा पाई होता है, और साइन स्क्वायर टाइप की टर्म हो तो भी मेरा पाई होता है। मैंने आपको इसी तरीके से याद करवाया था कि अगर सेम टाइप की टर्म हो तो हमारा आंसर पाई था, और अलग अलग था तो हमारा आंसर ज़ीरो था। जैसे इसका हमारा क्या है, ज़ीरो है, और इसका हमारा पाई है, और इसका भी यहाँ पे कोस हो या फिर साइन हो हमारा ज़ीरो ही आंसर होता है। तब तो ये बी एन है, पाई आ गया, फिर बी एन की वैल्यू 1/पाई और ये होगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, जो ये ए नोट ए एन बी एन की वैल्यू हमने निकाला है, यूलर्स फॉर्मूला। ओके, ये जो आपका कंसेप्ट है ना वो कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूँगी मैं आपको, लेकिन जो ये है ये आपका 2 मार्क्स में कंपलसरी में आ सकता है। ठीक है, तो हमारे ये हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ फोरियर कोफिशिएंट, कि आपको ये पता चल गया कि जो मैंने आपको ये वैल्यू बोल दी थी ना लर्न करनी है, तो ये हमारी किस तरीके से बनी, ऐसे बनी है। क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ ए नोट की वैल्यू निकालने के लिए दोनों साइड इंटीग्रेशन करना था, सी से सी प्लस टू पाई। अगर हमें ए एन की वैल्यू निकालनी थी तो हम पहले कोस एन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे फिर इंटीग्रेशन करेंगे। अगर हमने बी एन की वैल्यू निकाली तो हमने दोनों साइड साइन एन एक्स से मल्टीप्लाई करी फिर इंटीग्रेशन किया, और बिल्कुल ईजिली हमारी ए नोट ए एन और बी एन की वैल्यू निकल आई। ठीक है, उसके बाद इन्होंने देखो रिमार्क में क्या बोल रखा है कि यहाँ पे ना देखो जो सीरीज़ थी हमने ये वाला सिंबल यहाँ पे लगा रखा था, जबकि जो अब हमारा आंसर आया है ये हमने इक्वल टू के फॉर्म में भी दिखा रखा है। तो अब ये बताएंगे कि कहाँ पे तो ये सिंबल टाइप का हम लगा रहे हैं, किस तरीके से हम लगा रहे हैं। तो वी यूज़ दिस टाइप ऑफ सिंबल इफ़ वी आर नॉट श्योर वेदर फोरियर सीरीज ऑफ फंक्शन एफ कन्वर्जेस और नॉट। हम ये वाला सिंबल अप्रोक्सीमेट का सिंबल तब लगाते हैं जब हमें ये नहीं पता होता कि जो मेरी फोरियर सीरीज़ है ना, मेरा फंक्शन है, वो कन्वर्ज कर रहा है या नहीं एक स्पेसिफिक इंटरवल में। इफ़ इट इज़ नोन इन एडवांस दैट फोरियर सीरीज ऑफ फंक्शन एफ कन्वर्जेस देन वी यूज सिंबल इक्वल टू। ठीक है, अगर मुझे एडवांस में ये पता है कि वो फंक्शन कन्वर्ज है या फिर डाइवर्ज है तो हम क्या लगाएंगे, इक्वल टू का निशान लगाएंगे। अगर हमें ये पता नहीं है, हम श्योर नहीं है कि वो चीज़ कन्वर्ज है या नहीं, तो हम अप्रोक्सीमेट का सिंबल लगाएंगे। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल, इलिस्ट्रेशन का मतलब एग्जाम्पल ही होता है हमारा। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने ये बोल दिया कि एफ एक्स हमें ये दे रखा है कि -पाई से 0 के बीच की वैल्यू 0 है, 0 से पाई, और 0 पे भी वो वैल्यू क्या है 1 है। यहाँ पे 0 पे हमें क्या दे रखा है, डिसकंटिन्यूटी दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे ए नोट ए एन और बी एन की वैल्यू निकालेंगे, फिर फोरियर सीरीज़ में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो देखो क्या होगा, हमारा ए नोट की वैल्यू क्या होती है 1/पाई -पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स। अभी फॉर्मूला याद करवाया मैंने
आपको यही डिटरमाइन करिए ना हमने, ए नोट, ए एन और बी एन की वैल्यू। एफ एक्स की जगह जब मेरा माइनस पाई से पाई इंटरवल है, तो पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले इसके अंदर एफ एक्स हमें वैल्यू किस तरीके से लेनी, जैसे 1/पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स 1/पाई, इन्होंने 0 से पाई लिया है क्योंकि हमारी माइनस पाई से 0 तक का आंसर तो क्या है, 0 ही है, तो हमने इंटरवल क्या लिया 0 से पाई, तो यहाँ पे 1 आ गया, डी एक्स आ गया इक्वल टू 0। ठीक है, ये इस तरीके से भी कर सकते हैं, माइनस पाई से 0 फिर 0 से पाई, क्योंकि इसका आंसर 0 तो स्किप कर रखा है मैंने, 0 से पाई ले रखा है, 1 डी एक्स आ गया। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, पाई माइनस 0, पाई से पाई फिर कैंसिल तो 1 आ जाएगा। सिमिलर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और हम करेंगे फिर इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि क्या हो जाएगा साइन एन एक्स बाई एन, साइन पाई भी 0 और साइन 0 भी 0 तो 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से। फिर हमारा देखो क्या है कि बी एन क्या होता है 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स, साइन एन एक्स से इंटीग्रेशन करते हैं तो कोस एन पाई होता है हमारा, और कोस एन पाई है हमारा। तो कोस में जब हम जैसे कोस पाई, कोस 3 पाई, कोस 5 पाई वगैरह होता है, तो उसका आंसर तो होता है मेरा -1। अगर कोस 2 पाई, कोस 4 पाई, उसका आंसर होता है मेरा 1। ठीक है, तो मैं ओड टर्म लूँ तो मेरा 1 माइनस ऑफ -1 एन पाई टाइप से हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा उसका आंसर 2/n पाई। अगर मैं इवन टर्म लूँ तो 1 - 1 0 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं श्योर नहीं हूँ बी एन की वैल्यू पे, तो हम कैसी लेंगे, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट लेंगे, तो एफ एक्स अप्रोक्सीमेट a0/2 ये, और बी एन की वैल्यू फिर हमने इनमें से एक रख ली। ठीक है, विच इज़ द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन फॉर द गिवन फंक्शन। देखो गिवन फंक्शन की फोरियर सीरीज एक्सपेंशन बोलेंगे, ये निकाल लो, तो हम क्या निकालेंगे a0/2 ए एन, मतलब ये वाली सीरीज तो हमें पता ही होती है कि होती है। फिर हमने क्या किया, a0 की वैल्यू निकाली, यहाँ पे पुट करी, ए एन की वैल्यू निकाली जो कि 0 थी, तो वो 0 इंटू समथिंग 0, तो वो हमने लिखा नहीं है। फिर हमने बी एन की वैल्यू निकाली जो कि आई हमारी इस तरीके की वैल्यू, बी एन की वैल्यू हमारी क्या आई है, यहाँ पे हमने ये लिया 2/n पाई वाली। ठीक है, क्योंकि अगर वो होगा तो वो भी 0 हो जाएगा, फिर 1/2 बच जाएगा, सिंपल। ओके, तो हमने, क्योंकि अभी हम 0 के लिए भी देखेंगे ये वाली टर्म, अभी हमने इसके लिए ले रखा है इस बार के लिए, मतलब 0 के लिए अगर हम देखेंगे तो बस ये बच जाएगा एफ एक्स अप्रोक्सीमेट 1/2। अभी हमने ये वाली टर्म उठा रखी है, तो वो क्या होगा 2/पाई, एन की वैल्यू हमने क्या रखनी है यहाँ पे, क्योंकि ओड के लिए 135, तो ये 135 साइन एक्स साइन 3x साइन 5x हमने ये लिया है इस तरीके से। ओके, और फिर अगर हम 0 की टर्म देखो, इसके अंदर देखो, अगर मेरा ये क्या है समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा क्या, अगर मुझे अब क्या नहीं, इसका अगर मैं इसको ओपन करूँ तो वो क्या होगा मेरा b1 साइन एक्स प्लस b2 साइन 2x प्लस b3 साइन 3x प्लस b4 साइन 4x। ठीक है, अब देखो अगर मुझे b1 की वैल्यू चाहिए वो, तो वो क्या होगी 2/पाई, अगर मुझे b2 की वैल्यू चाहिए होगी तो वो होगी 0, अगर मुझे b3 की वैल्यू चाहिए होगी तो वो क्या होगी 2/3 पाई, अगर मुझे b4 की वैल्यू चाहिए होगी तो वो होगी 0। तो मैं ये बोल रही हूँ कि जो ये b2 b4 b6 है ना, वो वाली टर्म मेरी बीच में 0 है। ठीक है, तो ये वाली टर्म मेरी ख़त्म होगी, क्योंकि इसके जब मैं इसका समीशन ओपन करूँगी तो ये होगा, तो हमारा ये वाली जो टर्म है वो क्या हो गई, ख़त्म हो गई बीच के अंदर से। ठीक है, अब हमें यहाँ से विच, तो हमने ये लिख दी इसकी फोरियर सीरीज। नाउ वी सी दैट एट x इक्वल टू 0, अगर हम x 0 ले रहे हैं इसके अंदर, अब देखो अगर मैं इसके अंदर x 0 ले लूँ तो f ऑफ 0 मेरा क्या होगा, 0 के ऊपर इसकी वैल्यू 1 है, तो मेरा f ऑफ 0 1 होगा, जबकि राइट साइड मेरी क्या होगी 1/2। मुझे पता है कि 1 और 1/2 तो इक्वल है नहीं, दस f0 इज़ नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ सम ऑफ फोरियर सीरीज एट x इक्वल टू 0। इस वजह से हमने ये वाला सिंबल लगाया है। देखो क्या है, f(x) हमें ये दे रखा था, a0 an bn हमने निकाला। ठीक है, bn हमारा इस तरीके से आया, हमने जब सीरीज ओपन करके देखी तो हमें पता चल गया b2 b4 b6 वाली टर्म 0 है, तो वो हमने लिखी भी नहीं है, और ये सीरीज़ हमने ओपन कर ली। अभी तक हमने ये नहीं पता लगाया कि ये वाला सिंबल हमने क्यों यूज़ किया है। ठीक है, जब मैंने x की जगह 0 पुट करके देखा ना, x की जगह 0 पुट करके देखा, तब मुझे ये पता चला कि एफ ऑफ 0 पे, मतलब x इक्वल टू 0 पे, इक्वल टू वाला तो ये है ना, उस पे तो मेरा एफ ऑफ 0 तो 1 है।
अगर मैं इसमें जीरो पुट कर दूँ, साइन जीरो साइन थ्री जीरो, मतलब साइन जीरो जीरो हो जाएंगे तो सारे, तो ये जीरो हो गए। यहाँ पे 1/2 है, तो मुझे पक्का पता है ये टर्म तो 1 और 1/2 इक्वल थोड़ा ना होते हैं, वो तो इक्वल नहीं होते। तो जहाँ पे हमारी ये टर्म इक्वल ही नहीं है तो हम किस तरीके का सिंबल लगाते हैं, अप्रोक्सीमेट का सिंबल लगाते हैं। ओके, तो ये एग्जाम्पल उसी तरीके की फॉर्म का दे रखा है हमें। वैसे आपका ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाली टर्म ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इससे, लेकिन आपको अब पता चल गया कि कहाँ पे हमें ये सिंबल लगाना है और कहाँ पे इक्वल सिंबल लगाना है। अगर ये दोनों, ये भी 1 आ जाता और ये भी 1 होता तो हम इक्वल ले लेते। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा है फोरियर सीरीज फॉर इवन एंड ओड फंक्शंस, जो कि बिल्कुल सेम है। केस 1, इफ एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन डिफाइंड ऑन इंटरवल -π to π, देन एफ एक्स कोस एन एक्स इज एन इवन फंक्शन, एफ एक्स साइन एक्स इज एन ओड फंक्शन। क्या बोल रखा है इन्होंने, केस फर्स्ट हम लेंगे कि हमें फोरियर सीरीज फॉर इवन और ओड फंक्शन हमें निकालना है। ठीक है, अगर एफ एक्स मेरा एक इवन फंक्शन है, एफ एक्स मेरा इवन फंक्शन है, इन्होंने खुद से बोला है कि एफ एक्स इवन है। ठीक है, तो एफ एक्स कोस एन एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स इवन है, कोस भी मेरा कैसा होता है, इवन। इवन कोई फंक्शन इवन है, ये भी इवन है, तो उनकी प्रोडक्ट भी इवन होगी। लेकिन एफ एक्स इवन है और साइन एन एक्स तो ओड होता है, तो साइन एक तो टर्म इवन है, एक ओड है, तो वो हमारा क्या होगा, ओड फंक्शन होगा। ठीक है, तो इवन इवन हो तो इवन होता है, इवन ओड हो तो हमारा ओड होता है, और हमारा ओड ओड हो तो वो भी हमारा इवन होता है। ठीक है, तो देयरफॉर ई एन इक्वल टू 1/π, -π से π, क्योंकि अब के बार इंटरवल ये दे रखा है, एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। हम ये वैल्यू निकालेंगे इसके अंदर। हम निकाल रहे हैं इसके लिए फोरियर सीरीज फॉर इवन फंक्शन। आपका एग्जाम में आ सकते हैं कि फाइंड आउट द फोरियर सीरीज फॉर इवन फंक्शन या फिर फाइंड आउट द फोरियर सीरीज फॉर ओड फंक्शन। तो इवन के लिए हम देख रहे हैं, पहले इवन हमारा कौन सा, एफ एक्स कोस एन एक्स का, तो उसकी सीरीज हम निकालें, ए एन इक्वल टू 1/π -π to π एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालेंगे, बिल्कुल ईजी सी है। कि देखो ये क्या है, क्योंकि ये हमारा एक इवन फंक्शन है, अगर ये हमारा इवन फंक्शन है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 × 0 से π, है ना, तो क्या हो जाएगा 2/π 0 से π एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। ये हो गया फॉर ऑल एन इक्वल टू 0 1 2 3। ठीक है, तो बी एन की वैल्यू आ गई हमारी, क्या आ गई, यहाँ से सॉरी ए एन की वैल्यू हमारी यहाँ आ गई ये वाली। ठीक है, सिमिलर अगर मैं बी एन देखूँ तो बी एन में जो मेरा ये वाला फंक्शन होगा एफ एक्स साइन एन एक्स। ठीक है, ये तो मेरा कैसा फंक्शन है, ओड फंक्शन है, राइट। और जब -π से π हो और यहाँ पे कोई ओड फंक्शन हो तो उसका आंसर क्या होता है, 0 होता है। ये मैंने आपको 3rd चैप्टर में बताई थी, लेक्चर 1 में भी बताई थी यही बात कि -a से a टाइप की लिमिट और ये ओड हो तो हमारी इस टर्म का आंसर क्या होता है, 0 होता है। दस द फोरियर सीरीज कोरस्पॉन्डिंग टू एन इवन फंक्शन इन -π to π। देखो फोरियर सीरीज हमारी क्या थी, एफ एक्स इक्वल टू a0/2 समेशन n इक्वल टू 1 to ∞ ए एन कोस एन एक्स प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to ∞ बी एन साइन एन एक्स। क्योंकि हमारी बी एन वाली टर्म 0 हो चुकी तो वो खत्म हो गई, तो जो क्योंकि इस सीरीज़ में अब बी एन वाली टर्म बची ही नहीं है, तो इस सीरीज़ को हम क्या बोलते हैं, कोसाइन सीरीज़। क्या बोलते हैं, कोसाइन सीरीज़। मतलब जब हमारा एफ एक्स इवन फंक्शन होता है तो हमारी जो सीरीज़ बनती है वो कैसी सीरीज़ बनती है, कोसाइन सीरीज़। फिर सेकंड केस लेंगे जब हमारा एफ एक्स ओड होगा, उसके अंदर हमारी जो सीरीज़ है वो साइन सीरीज़ बन जाएगी। ठीक है, तो देखो एफ एक्स अगर मेरा ओड फंक्शन है, अगर मेरा एफ एक्स ओड फंक्शन है तब मैं ए एन और बी एन की वैल्यू निकालूँ, तो देखो -π से π एफ एक्स कोस एन एक्स, कोस तो इवन फंक्शन है। ठीक है, एफ एक्स मेरा कैसा फंक्शन है, ओड, इवन इंटू ओड हमारा क्या होगा, ओड ही होगा, तो वो हमारा क्या होगा, 0। ठीक है, ओड मैं कैसे बोल रही हूँ, जैसे कि मैं कोस एन एक्स के अंदर एक्स की जगह -x रिप्लेस करूँ तो वो हमारी टर्म में माइनस बाहर नहीं आएगा। लेकिन जब मैं एफ एक्स वाली टर्म में माइनस रिप्लेस करूँगी तो इसमें बाहर माइनस आएगा, मतलब टोटल में फिर हम प्रोडक्ट करेंगे तो इसमें तो माइनस नहीं आया, इसमें आया, तो होल में तो माइनस बाहर आया ना, तो इसका मतलब वो ओड टर्म बन गई। और जब ये ओड टर्म बन गई तो ये हो जाएगा 0। ये जो मैंने अभी बात बोली है ना, ये आपको सिर्फ तभी समझ में आएगी तब आपने लेक्चर 1 देख रखा होगा। ठीक है, उसके बाद है बी एन। बी एन क्या है हमारा, जैसे एफ एक्स भी मेरा ओड फंक्शन और साइन भी मेरा ओड फंक्शन है। ओड ओड हमारे क्या होते हैं, इवन, क्योंकि जब मैं एफ एक्स को चेक करूंगी ना तो वो ओड फंक्शन है तो उसमें माइनस बाहर आएगा, और साइन वाली टर्म को चेक करूंगी वो भी ओड फंक्शन, उसमें भी माइनस बाहर आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो ये फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन है ओवरऑल। अगर ये फंक्शन इवन है तो इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे, 2/π 0 से π एफ एक्स साइन एन एक्स हो जाएगा। ठीक है, और thus for the Fourier series corresponding to odd function consist of term sin only, so we have f x equal to summation n equal to 1 से infinity bn sin nx।
ए नोट देखो, इसके अंदर ए नोट नहीं लिखा। ए नोट हमारा क्या होता है, हमारा ए नोट होता है 1/पाई, जैसे यहाँ -पाई टू पाई fx dx है, ठीक है। इसके अंदर तो ए नोट हमारा इवन फंक्शन रहेगा, ठीक है। तो ए नोट हमारा इवन फंक्शन रहेगा तो ज़ीरो नहीं होगा, जबकि इसके अंदर हमारा fx क्या है, ओड फंक्शन है। क्योंकि fx मेरा ओड फंक्शन है, तो ओड फंक्शन में -a से टाइप की लिमिट हो तो वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो इसलिए यहाँ पे ए नोट की वैल्यू ज़ीरो है और यहाँ पे ए नोट ज़ीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा ए नोट तो है तो वही 1/पाई -पाई टू पाई fx dx, क्योंकि यहाँ पे fx हमें क्या दे रखा है, इसके अंदर इवन दे रखा है, तो यहाँ पे ए नोट ज़ीरो नहीं होगा, तो हमने ए नोट की जगह ए नोट रखा है। लेकिन क्योंकि इसके अंदर fx ओड फंक्शन है तो यहाँ पे वो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये हो गया, क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर साइन आया, जब मेरा fx ओड है तो इसको हम साइन सीरीज़ बोलते हैं। क्योंकि इसकी सीरीज़ के अंदर कोस आया है और ये जब फंक्शन हमारा क्या इवन है तो इसको हम कोस सीरीज़ बोलते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में 2 मार्क्स में कंपलसरी में आ सकता है कि कोसाइन सीरीज़ बताओ, साइन सीरीज़ बताओ। तो इस तरीके से बताना, क्वेश्चन नहीं है इनसे रिलेटेड, लेकिन आपको ये भी अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा डार्चिलिट्स कंडीशन फॉर योर फोरियर एक्सपेंशन। जो रीज़न है वो इन्होंने नहीं दे रखा है, बस हमें 3-4 जो कंडीशंस है वो हमें लर्न ही करनी है कि क्या क्या कंडीशन है डार्चिलिट्स की। ये भी आपका कंपलसरी क्वेश्चन के लिए अच्छा क्वेश्चन है। फिजिक्स में तो ये हमेशा ही आता है एग्जाम्स के अंदर 2 मार्क के अंदर। मैथ्स में भी आपका आ सकता है कि एनी फंक्शन कैन बी developed as a Fourier series a naught by 2 plus summation n equal to 1 to infinity a n cos n x plus summation n equal to 1 to infinity b n sin n x में here a naught a n b n are constant provided। यूँ बोला है कि किसी भी सीरीज़ को हम फोरियर सीरीज़ में लिख सकते हैं, किसी भी फंक्शन को हम डेवलप कर सकते हैं फोरियर सीरीज़ के अंदर, लेकिन कुछ हमारा कंडीशंस हैं जिनको वो सेटिस्फाई कर दे तो फिर हम उस कंडीशन के ऊपर उनको फोरियर एक्सपेंशन में लिख सकते हैं। वो कंडीशन क्या है कि जो फंक्शन है वो पीरियोडिक होना चाहिए। फंक्शन पीरियोडिक होना चाहिए मतलब एक इंटरवल के बाद वो रिपीट होना चाहिए, ठीक है। सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, ऐसा नहीं उस फंक्शन पे एक ही जगह पे 1 वैल्यू भी आ रही है 2 वैल्यू भी आ रही है, एक ही टाइम पे 2 वैल्यू नहीं आनी चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। मतलब लिमिट उसकी ऐसे नहीं है कि हमें पता ही नहीं है कि कितना है, वो फाइनाइट होनी चाहिए। वो वैल्यू पीरियोडिक होना चाहिए, एक इंटरवल के बाद दोबारा रिपीट होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, एक टाइम पे 2 वैल्यू नहीं आनी चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए। एफ इज अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी एंड एनी 1 पीरियड। क्या बोला इन्होंने कि वैसे तो हमारे हर एक क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज का तो कंटिन्यूटी में ही है, लेकिन अगर डिसकंटिन्यूटी भी है ना तो भी वो हमारी फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी होनी चाहिए। यूँ नहीं है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। ये हमारे डायरेक्टली की कंडीशन है कि डिसकंटिन्यूटी है तो वो भी फाइनाइट होनी चाहिए, इनफाइनाइट नहीं। एफ एक्स हैज़ एट मोस्ट अ फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। उसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा भी होने चाहिए। ये कंडीशन आपको लर्न करनी पड़ेंगी, कोई इसका प्रूफ भी नहीं है और हमें लर्न होनी भी चाहिए क्योंकि आपके क्वेश्चन में पेपर में एग्जाम में आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद ये जो ये डिसकंटिन्यूटी की वैल्यू है ना, तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे। जैसे मेरा इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी खाली जगह छोड़ रखी है ना, मान लो देखो बीच में खाली जगह है, ब्रेक आ रखा है, तो इस पे अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो डिसकंटिन्यूसी पे वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नेबरहुड के पॉइंट का मीन लेंगे। नेबरहुड के पॉइंट का मीन लेंगे मतलब जैसे मुझे इस वैल्यू पे, इस जहाँ पे खाली जगह है इस डिसकंटिन्यूटी वाली पॉइंट पे अगर मुझे वैल्यू निकालें तो हम क्या करेंगे, जो ये नेबरहुड होगी, ये नेबरहुड होगी, ये नेबरहुड होगी और ये नेबरहुड होगी, उन दोनों के को ऐड करके बाय में 2 कर लेंगे। मतलब हम उनका अर्थमेटिक मीन लेंगे। अगर हम उनका अर्थमेटिक मीन लेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये होती हैं हमारी डिरिचलेट्स की कंडीशंस कुछ, ओके। बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।